हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किट चैनल में। और दोस्तों, हिंदी के जो टॉप 20 सीरीज चल रही है, इसके अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, यदि आप यूपीपी जूनियर स्टेंट और जो भी हिंदी पोर्शन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है आयु, दूसरा आदेश, तीसरा ग्रंथ या चौथा गुरु। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका? तो दोस्तों, यदि आपने याद किया होगा तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरु। ठीक है, गुरु याद कर लीजिए। चलिए कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गुरु के अनेकार्थी जो है शिक्षक, गृह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा, भार, ये सब गुरु के क्या होते हैं? अनेकार्थी होते हैं। गुरु अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आदेश का अर्थ क्या होता है? तो आदेश का होता है आज्ञा या फिर हुक्म। आयु का अर्थ क्या होता है? उम्र हो सकता है और अवस्था हो सकता है। और ग्रंथ का अर्थ क्या हो जाएगा? ग्रंथ का अर्थ होता है मोटी और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट या फिर विकराल। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? तो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। उत्कृष्ट का जो होता है विलोम वो होता है निकृष्ट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा निकृष्ट। एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं इसके। उत्कृष्ट शब्द का विलोम होता है निकृष्ट, जैसा कि आंसर आपको मिल गया होगा। उत्कृष्ट का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, उच्च कोटि का या फिर उन्नत। ठीक है, और निकृष्ट का क्या मतलब होता है? नीच या फिर अधम। विकराल के क्या होता है? विकराल का अर्थ देखिए क्या होता है। तो विकराल का अर्थ होता है डरावना, भीषण, आकृति वाला, भयानक। इसका विलोम यदि आपसे पूछता है विकराल का तो याद रख लीजिएगा कि विकराल का अकराल होता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? जो कराल या भयंकर न हो, यानी कि सौम्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संदिग्ध का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है। बाध्यकर, भर्त्सक, भर्सन या फिर भ्रामक। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा? बताएंगे। यहाँ पे संदिग्ध पूछ रहा है, यानी कि जिस पे शंका हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? भ्रामक। ठीक है, इसका ये पर्यायवाची होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। दिए गए संदिग्ध शब्द का समानार्थी या फिर पर्यायवाची भ्रामक होगा। संदिग्ध शब्द के अन्य जो समानार्थी हैं या फिर पर्यायवाची हैं कौन कौन से? अनिश्चित, अनिर्णयात्मक, अनिर्णित, संशयात्मक, दोलायमान, विचाराधीन, अनियमित, असंबद्ध, अनधिकृत, असंख्य, अगण्य, अस्पष्ट, अस्थिर, भ्रामक, संशयपूर्ण या फिर शंकाकुल। ये सब क्या है? संदिग्ध के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसे किसी से लगाव न हो। पहला ऑप्शन नश्वर, दूसरा लिप्सु, तीसरा निर्लिप्त या फिर चौथा अलगाववादी। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़े होंगे तो राइट आंसर इसका बता सकते हैं। जिसे किसी से लगाव न हो, इसका अर्थ होता है निर्लिप्त। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम व्याख्या देखेंगे। जिसे किसी से लगाव न हो, निर्लिप्त। वाक्य प्रयोग करिए। इनमें निराला जी की खूबियों खामियों की निर्लिप्त विवरण है। नष्ट होने वाले को क्या बोलते हैं? नश्वर बोलते हैं। प्राप्त करने की उत्कट कामना रखने वाला लिप्सु,
अलग होने की क्रिया या अवस्था अलगाववादी, और दागकर छोड़ा गया साँड इसे अंकिल बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। दाग कर छोड़ा गया साँड जो होता है वो अंकिल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? ओ, औ, ई, ए। राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये ध्यान देंगे कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? जो ई है यानी छोटी ई है ये संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी इसमें सभी हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। दोस्तों क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोग एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो छोटी ई है वह संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर कौन से हैं? वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से, ठीक है, हो सकता है आप परिभाषा भी आपसे पूछ ले, दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कह रहा है इनकी संख्या जो होती है वो 5 होती है। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ और री, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आपसे पूछ सकता है ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, ठीक है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि कम समय लगे बोलने में। ये संख्या में 5 हैं। कौन कौन से हैं? अ है, ई है, ऊ है, री है और लरी है, ठीक है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं नहीं देता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुता दुष्ट मनुष्य का स्वभाव है। इस वाक्य में पशुता कौन सी संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। इसका राइट दोस्तों आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा ये बना हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पशुता शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की, लड़का इत्यादि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंक शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? पहला भेंट, दूसरा गोद, तीसरा चिन्ह या फिर चौथा दाग। तो दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा भेंट, ठीक है। इसका जो है अर्थ नहीं निकलता है, अंक का भेंट अर्थ नहीं होता। बाकी जो है गोद होता है, ठीक है, गोद होता है, चिन्ह होता है, दाग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सभा, मंडल, संसद या मंडली। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का आप लोग को पता होना चाहिए, क्रिया लगाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे सभा होती है, ठीक है, संसद होती है, मंडली होती है, लेकिन मंडल जो होता है ये होता है, ठीक है। कुछ ऐसे कुछ ट्रिक हैं जिससे आप वाक्य प्रयोग करके थोड़ा सा उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मंडल। मंडल जो है पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुष्प का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहला है फूल, सुमन, कुसुम, रमेश। तो सिंपल सा आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश, ठीक है। फूल होता ही है, सुमन होता ही है, कुसुम भी होता है, ठीक है, लेकिन रमेश नहीं होता है। तो पर्यायवाची पुष्प का आप लोग याद कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि पुष्प का ही देख लीजिए, फूल, सुमन, कुसुम, गुलशन, गुलबहार, मंजरी, प्रसून, गुल, पुहुप।
ठीक है। कनक का याद कर लीजिए, कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण। कपोत यानी कबूतर का हरित, पारावत, परेवा, रक्तलोचन। और कमल का आपको याद ही होगा, कमल के बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो हैं, जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर। ठीक है। ज रहेगा तो मान कर चलिएगा कि वो कमल के ही होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। तो ये भी सिंपल है, आसानी से आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। ठीक है। ये एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है अपिधान, अपकीर्ति, अपितु या फिर डी जो है एक और दो दोनों। सोचिए और राइट आंसर कीजिए इसका। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं कि एक और दो दोनों दिया है तो यही आंसर कर दे। ठीक है। अप कह रहा, अप उपसर्ग का यूज इसी में हुआ है, कीर्ति में, अप कीर्ति, अपकीर्ति। ठीक है, ये ध्यान देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अपकीर्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सीरीज, आप भले ही इसको 1.25 में ही उसी मोड में चला लेंगे तो भी आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में आयत, ये जो है निम्न में से किस शब्द में आयत प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द का निर्माण किया जा सकता है, यानी नया शब्द का निर्माण किया जा सकता है? पहला दे रहा है रंग, दूसरा चाह, तीसरा बढ़ या चौथा बहुत। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आ जाएगा। तो बहुत में ही आप आयत लगाएंगे तो बहुत आयत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बहुत आयत। अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। राइट आंसर बताइए क्या होगा? आप लोगों ने सर्वनाम पढ़ा होगा, उसी से ये चैप्टर से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तू का जो है बहुवचन वो तुम लोग हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देते हैं, कुछ याद भी हो जाएंगे। मध्यम पुरुष तू का बहुवचन तुम लोग है। ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? परिभाषा जानते हैं, संज्ञा के स्थान पे जो यूज होगा, जैसे मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम, हम आदि। कह रहा है हिंदी में मूलतः सर्वनामों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। ये याद रख लीजिएगा, कितनी होती है? 11। पूछ देगा कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, मूलतः कितनी होती है? तो 11। हो सकता है कि इसमें से आपको ये सभी ऑप्शन दे दे, कोई एक ऐसा दे जो कहे इनमें से नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध व्यंजन किस प्रकार का है? दंत्य है, वर्तस्य है, तालव्य है या मूर्धन्य है? तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। त, थ, द, ध ये सब किस में आते हैं? दंत में आते हैं। ठीक है। त, थ, द, ध, न। ठीक है, किस में आएंगे? आपके दंत में आएंगे। राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। दंत की परिभाषा देख लीजिए, व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में, दंत व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, दंत व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, दूसरा बालक खेल रहा है, तीसरा छात्र पढ़ रहा है या चौथा छात्रा लिख रही है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? अकर्मक जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है? यानी कि पौराणिक जो है किस शब्द से बना हुआ है? ठीक है, राइट आंसर बताइए। पुराना, पुराण, पौराण या पूर्णता? राइट आंसर दोस्तों क्या होगा?
राइट आंसर हो जाएगा पुराण। ठीक है, पुराण से ही पौराणिक बना है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या होता है। पौराणिक विशेषण मूल शब्द निर्मित है किससे? पुराण से। पौराणिक में पुराण मूल शब्द है और इक प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। पौराणिक जिसका उल्लेख पुराण में हुआ है, मूल शब्द से निर्मित कुछ विशेषण शब्द, जैसे ईर्ष्या से क्या है? ईर्ष्यालु है। अनुभव से आनुभाविक है। कुटुंब से कौटुंबिक है। चरित्र से चारित्रिक है। दर्शन से दार्शनिक। विज्ञान वैज्ञानिक। पशु पाशविक। प्रदेश प्रादेशिक। विचार विचारणीय। मंगल मंगलमय। प्रतीक्षा से प्रतीक्षित। ये सब याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, वृद्धि या गुण? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परमेश्वर में गुण संधि है। ठीक है, कैसे है ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। परमेश्वर में जो संधि है वो गुण संधि है। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले परम होगा प्लस ईश्वर होगा, यानी कि अ प्लस बड़ी मिलके ए बनेंगे, जो गुण संधि के बताते हैं। ठीक है, परमेश्वर सगुण ब्रह्म जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता एवं संचालक होता है। जब संधि करते समय अ आ के साथ छोटी बड़ी हो तो ए बनता है, और अ आ के साथ छोटा उ बड़ा हो तो ओ बनता है, और अ आ के साथ ही री हो तो अर बनता है। यह किसके क्वालिटी है? तो ये गुण संधि के क्वालिटी है, यानी पहचान है। ठीक है, जैसे नर प्लस ईस नरेश। ठीक है, अ और बड़ी ई मिलके ए बने हैं। ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश। देव प्लस ऋषि देवर्षि। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। दूत का कार्य दौत्य। हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। दीक्षा देने वाला दीक्षांत। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? 3 तो सही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हो दीक्षा देने वाला जो है दीक्षांत नहीं गुरु होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अलंकार से, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? याद कर लीजिए, सीधे सीधे आपसे ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार? तो राइट आंसर क्या होगा? जैसे त जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसमें हम लोग पहचानते हैं क्या होता है, उसमें पहचानते हैं कि वो अनुप्रास अलंकार की क्वालिटी होते हैं, यानी कि पहचान होती है। ठीक है, अच्छा चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रूपक अलंकार का उदाहरण और यमक का। ठीक है, यमक और रूपक का दो एग्जाम्पल आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? वृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम? ज्ञानदीप किसने लिखा, यानी रचना किसकी है? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेख नबी। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शेख नबी ने ज्ञानदीप नामक काव्य की सन 1619 में लिखा है, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। दोहा चौपाई छंदों में रचित ज्ञानदीप की भाषा जो है अवधी है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपको 20 मिनट से कम ही समय में आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। आप इसका शॉर्ट रिवीजन थोड़ा सा फास्ट मोड में देख सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।